लास्ट टाइम हमने कुछ डेफिनेशंस को पढ़ा था। वो डेफिनेशंस थी वाइब्रेटिंग मोशन हमने देखी थी कि वाइब्रेशन कैसे होती है, वाइब्रेटिंग मोशन क्या कहलाती है। टाइम पीरियड भी हमने देखा था, हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन देखा था कि वो एक दूसरे के किस तरह से इन्वर्स थे। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस था ये भी हमने देखा था। डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड में क्या डिफरेंस था हमने भी देखा था। इनके बारे में हमने बहुत डिटेल से बात की थी लास्ट वीडियो में। आज हम अपने टॉपिक पे, जो मेन टॉपिक है हमारा, उसके ऊपर आते हैं। हमारा टॉपिक है जी सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की पहले डेफिनेशन देख लें। डेफिनेशन है वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी फॉर विच द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सिंपल मीन पोजीशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। वाइब्रेटरी मोशन हम लास्ट टाइम पढ़ चुके थे, क्या थी? टू एंड फ्रो मूवमेंट थी अबाउट द मीन पोजीशन, यानी कि किसी भी जिस्म की अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन या अपनी रेस्टिंग पोजीशन के अलोंग आगे पीछे जो है ना एक पीरियोडिक मोशन है, ठीक है, उसको वाइब्रेटिंग मोशन बोला था हमने। और वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ अ बॉडी फॉर विच द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अब सोचने की बात यह है कि उस बॉडी पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही थी। मैं आपको दिखाती हूँ। हमने लास्ट टाइम ये स्प्रिंग देखा था, उसमें मैंने आपको कहा था कि ये स्प्रिंग था, इसको मैंने अपने हाथ से पकड़ के नीचे खींचा था और ये अपनी जो स्प्रिंग की इलास्टिक फोर्स थी, जिसको हमने लास्ट टाइम रिस्टोरिंग फोर्स बोला था, इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये स्प्रिंग वापस अपनी असल हालत में आने की कोशिश करता है। तो अब हमें पता चल गया कि कौन सी फोर्स थी जो एक्ट कर रही थी उस पर। उसी रिस्टोरिंग फोर्स की यहाँ पे बात हुई है, जो जिस फोर्स की वजह से वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ स्प्रिंग जाता था या बॉडी जाती थी, कोई भी बॉडी है। तो वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ अ बॉडी फॉर विच द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, यानी उस बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही थी, इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी डिस्प्लेसमेंट तो वो डिस्टेंस है ना जो मीन पोजीशन से वो तय करती है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो फोर्स, जिसकी वजह से स्प्रिंग जो है वो अपनी असल हालत में आता है। एंड इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और अब यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन की बात की है कि फोर्स की डायरेक्शन जो होती है ना वो मीन पोजीशन की तरफ होती है। ये जो रिलेशन मैंने अभी आपके सामने हमने बात की है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, अगर मैं इस रिलेशन को यहाँ लिखूँ, सॉरी मुझे यहाँ से रंग सेलेक्ट कर लेने दो कोई, चलो मैं ये वाला कर लेती हूँ। एफ़ जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एक्स के, जिसमें एक्स से हम डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं ना, एक्स रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। एफ़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। जब हम इसकी प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करते हैं तो हम यहाँ पर के लगा देते हैं और एक्स वैसे का वैसे आ जाएगा। के जो है ना ये स्प्रिंग कांस्टेंट है और इसको स्प्रिंग की स्टिफनेस यानी स्प्रिंग की थिकनेस भी बोलते हैं। यानी अगर के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि जो हमारा स्प्रिंग होगा वो ज़्यादा स्टिफ होगा, वो ज़्यादा थिक होगा। अगर एक्स की वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब है कि हमारा स्प्रिंग जो है वो बहुत पतला सा, थिन सा होगा। और ये जो रिलेशन है, ये वाला रिलेशन जिसकी हमने यहाँ पे बात की, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की, इसका नाम है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ की डेफिनेशन, हुक्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में। ये स्प्रिंग कांस्टेंट के नाम से भी आ सकता है, हुक्स लॉ के नाम से भी आ सकता है। चाहे स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा जाए कि व्हाट इज स्प्रिंग कांस्टेंट, और अगर यह पूछा जाए व्हाट इज़ हुक्स लॉ, दोनों के अंदर आपने ये जो रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, उसको ज़रूर बनाना है। और इसमें एक एडिशनल चीज़ होती है, उसमें एक माइनस का साइन आता है, यहाँ पे के साथ माइनस का साइन आता है। सॉरी मैं इसको सही तरह से ड्रॉ कर सकी, माइनस का साइन आता है। ये जो माइनस का साइन है ना, ये क्यों आता है ये मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताऊँगी। फिलहाल मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ने से पहले इसकी कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ जो हमारी डेली लाइफ में होती हैं, जिसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम देखते हैं कि वो कहाँ होती हैं। तो चलिए देख, ये सबसे पहले आपके सामने एक स्विंग है, एक झूला है। ये भी आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं करके। ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे जाती है सबसे पहले, इसको हम बोलते हैं, जो व्हाइट कलर का आपको शो है ना जहाँ पे ब्लू कलर की रेडिएशन जा रही है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ईयर ड्रम। मैं इसको लिख देती हूँ। ये जो हमारा ईयर ड्रम है ना, जब इसके साथ साउंड टकराती है तो क्या होता है, ये ईयर ड्रम ना वाइब्रेट करता है। ये जब ईयर ड्रम ये वाइब्रेट करता है तो इसकी वाइब्रेशन की मोशन जो होती है ना वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होती है। ये जब गिटार है उसकी स्ट्रिंग्स है, जब कोई म्यूजिशियन गिटार को प्ले करता है, स्ट्रिंग को जब वो हिलाता है तो स्ट्रिंग के अंदर जो वाइब्रेटिंग मोशन उस वक्त पैदा होती है ना, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी कि किस तरह से इसके अंदर मोशन होती है, ना ही ईयर ड्रम की कर सकी, लेकिन आप अगर यूट्यूब पे वीडियोस में सर्च करेंगे तो कैसे होती है इसकी म्यूज़िक की आपको मिल जाएगी, ईयर ड्रम का मुझे नहीं पता, गिटार की स्ट्रिंग्स की आपको। अब हम मैथ स्प्रिंग सिस्टम में देखेंगे कि उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे होती है। If the string is stretching or compressed with a displacement x from the mean position, it exerts a force F over the mass. अगर स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया जाए, उसको कंप्रेस किया जाए या उसको स्ट्रेच किया जाए तो उसके अंदर मतलब कितना स्ट्रेच उसको किया जाए डिस्प्लेसमेंट एक्स के इक्वल, फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन से उसको एक्स डिस्प्लेसमेंट तक या तो कंप्रेस किया जाए या उसको स्ट्रेच किया जाए, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, मैस के ऊपर वो एक फोर्स लगाता है। आप इस पिक्चर को पहले देखें। यहाँ पर फर्स्ट ये जो ए फिगर है उसमें आपको दिखाया है कि यहाँ पर जो मैस है वो ओ पोजीशन पे पड़ा हुआ है और इस वक्त इसके ऊपर जो फोर्स है वो ज़ीरो लग रही है, यानी इसकी फोर्स की वैल्यू ज़ीरो है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो है। ये आपको ए पोजीशन दिखाई है, ये बी पोजीशन दिखाई है। अब नेक्स्ट फिगर में मैस जो है वो आपकी ए पोजीशन पे आ जाता है और अब आप यहाँ पे देखें कि
एक्स की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है कि जितना डिस्टेंस कवर करके ये तक आती है उसको उसने एक्स डिस्टेंस लिखा हुआ है, और फोर्स का जो एरो है ना वो मीन पोजीशन की तरफ है। फोर्स ये कौन सी है? ये रिस्टोरिंग फोर्स है, वो फोर्स है जो स्प्रिंग की फोर्स मैस पे लगती है, जिसकी वजह से मैस दोबारा वापस अंदर की तरफ आएगा। अब नेक्स्ट फिगर में वो दिखा रहा है कि अब एम जो है वो मेन पोजीशन पे रुकने की बजाय वो एक सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाता है, पॉइंट बी की तरफ चला जाता है। डिस्टेंस यहाँ पे भी उसने एक्स ही कवर किया, जिसको हमने डिस्प्लेसमेंट बोलना है। और जब यहाँ पर वो पहुँच जाता है तो अब फोर्स, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ये अंदर की तरफ लग रही है, अगेन मेन पोजीशन की तरफ। फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होगी, ठीक है। जब वो एक एक्सट्रीम पे जाएगा तो फोर्स उसको मीन की तरफ लेके जाएगी, फिर जब वो दूसरी एक्सट्रीम पे जाएगा तो फोर्स उसको फिर अंदर की तरफ खींचेगी। इफ स्ट्रिंग इज स्ट्रेसिंग और कंप्रेस्ड विद अ डिस्प्लेसमेंट एक्स, यानी स्ट्रिंग को आपने स्ट्रेच किया है या कंप्रेस किया है किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट एक्स के साथ। देखें यहाँ पे भी एक्स डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे भी एक्स डिस्प्लेसमेंट है। फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन ये थी, आपने एक्स डिस्टेंस और एक्स डिस्प्लेसमेंट के साथ या उसको स्ट्रेच किया या फिर उसको कंप्रेस किया फ्रॉम द मीन पोजीशन। इट एक्सर्ट्स अ फोर्स एफ ओवर द मैस। तो ये क्या है? एक फोर्स एफ जो है, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे, वो मैस के ऊपर लगाएगा, जिसकी वजह से मैस जो है वो मूवमेंट करेगा। आप ये देखें कि रिस्टोरिंग फोर्स की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा खींचती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को ऑसिलेटरी मोशन से टुवर्ड्स मेन पोजीशन। जो ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन कर रहा होता है तो उसको मेन पोजीशन की तरफ वो खींचती है। ये जो प्लेन है ना, इसमें जिसके ऊपर हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसके ऊपर ये मैस और स्प्रिंग रखा हुआ है, ये फ्रिक्शनलेस प्लेन है। मैंने आपको बताया था कि अगर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, ये बिल्कुल आइडियल कंडीशन है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ना एयर में कोई फ्रिक्शन है, कोई और इस पर फोर्स नहीं लग रही एक्सटर्नल, तो फिर क्या होता है कि ये जो है ये अपनी पोजीशन पर आगे पीछे मूव करता था। इसी को तो हमने वाइब्रेटिंग मोशन बोला था, इसी को तो हमने ऑसिलेटरी मोशन बोला था। तो ये कॉन्टीन्यूस जो है ना, साइकिल्स अपने वाइब्रेशंस करता रहेगा, जिसको ऑसिलेशंस बोले, कॉन्टीन्यूस ऑसिलेशंस करता रहेगा। और ये रिस्टोरिंग फोर्स का इसमें क्या रोल है कि ये इसको हमेशा मेन पोजीशन की तरफ खींचेगी। जब ए पे जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स इसको मेन की तरफ लेके जाएगी, लेकिन ये ओ पॉइंट पे इसमें कहीं नहीं रुकता। ओ पॉइंट पे ये इसलिए नहीं रुकता, एक चीज़ होती है, एक टर्म है, आपने 9th में पढ़ी होगी, उसको बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से नहीं रुकता। तो यहाँ पे मुझे लिख लेने दें इस चीज़ को, ये क्यों नहीं रुकता है, ये ओ पॉइंट पे क्यों नहीं रुकता, सॉरी ये गलत मैंने कर दी। ये ओ पॉइंट पे इसलिए नहीं रुकता, ये ओ पॉइंट पे इनर्शिया की वजह से नहीं रुकता। इनर्शिया जो है उसको ओ पॉइंट पे रुकने नहीं देता, और फिर जो ये है ना, क्या करते हैं, ओ पॉइंट, इनर्शिया जो है उसको ओ पॉइंट पे रुकने नहीं देता, जिसकी वजह से ये आगे बी पॉइंट की तरफ चला जाता है। फिर जब बी पे पहुंचता है तो यहाँ पे क्या होता है, जो इसकी रिस्टोरिंग फोर्स होती है उसकी वजह से फिर ये मीन पे आता है, लेकिन इनर्शिया की वजह से फिर ओ पे नहीं रुक पाता और फिर ए पे चला जाता है। इस पिक्चर में बताया कि रिस्टोरिंग फोर्स इज़ मैक्सिमम एट एक्सट्रीम्स वाइल मिनिमम एट द मीन। रिस्टोरिंग फोर्स जो होगी वो एक्सट्रीम्स के ऊपर, यानी ए और बी पॉइंट पर मैक्सिमम होगी और मिनिमम होगी मीन पे। मीन के ऊपर तो यहाँ पे आपको देखो लिखा हुआ नजर आ रहा है F=0, बट एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके जब ये ए एक्सट्रीम पे जाती है तो यहाँ पे फोर्स होती है वो मैक्सिमम हो जाती है और उसको मीन की तरफ पुल करती है। जब वो बी की तरफ जाती है, बी पॉइंट पे पहुंचती है, तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स उस पर एक्ट करने लग जाती है और वो वापस ओ पे आती है। एक्सट्रीम्स के ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो मैक्सिमम होगी और मिनिमम होगी मीन पोजीशन पे। F=O यहाँ पे लिखा हुआ है। वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन एंड मिनिमम एट द एक्सट्रीम्स। अब इस बात को देखें कि वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इसमें ऐसे लिया जाएगा कि एफ जब ओ पोजीशन पे होता है, एफ़ की बात नहीं करनी, सॉरी वेलोसिटी की बात करनी है। ओ पोजीशन पे जब मैस यहाँ पे पड़ा हुआ है फर्स्ट पिक्चर के अंदर, तो यहाँ पे इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, अभी ये रेस्ट में है। लेकिन जब हम इसको खींच के यहाँ पे लेंगे, यहाँ पर लाके हमने इसको स्टॉप करवाया और उसके बाद छोड़ दिया। जब इसको छोड़ा हमने, रिस्टोरिंग फोर्स की तरफ से ये वापस जा रहा है अपनी ओ पोजीशन की तरफ, रेस्टिंग पोजीशन की तरफ, लेकिन यहाँ पर इनर्शिया की वजह से ये रुक नहीं पाता और बी की तरफ चला जाता है। जो इनर्शिया है, इनर्शिया की वजह से इसकी मेन पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है इनर्शिया की वजह से, जिसकी वजह से ये तेज़ी से आगे चला जाता है। यहाँ रुकने की वजह तेज़ी से आगे चला जाता है और यहाँ पर जाके वो थोड़ी देर पॉज लेते, थोड़ा सा रुकता है और फिर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो अंदर की तरफ आता है। वो इसलिए अंदर नहीं आता कि उसकी कोई वेलोसिटी होती है, यहाँ आकर बी पॉइंट पर या ए पॉइंट पर जो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है वहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो जाती है, या कह लो कि ज़ीरो हो जाती है, और अंदर ही आता है किसकी वजह से? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। लेकिन ओ के ऊपर पहुँच कर ये रुकता नहीं है इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया जो होती है इसकी वेलोसिटी को बढ़ा देता है और ये फिर ए पॉइंट की तरफ चला जाता है। अगर मैं इसको लिख दूँ यहाँ पर कि यहाँ पर वी जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम होगा ओ पॉइंट पर, ओ पे। क्यों होगा मैक्सिमम? मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि ये मैक्सिमम होगा इनर्शिया की वजह से, ठीक है। ये इनर्शिया की वजह से जो है ना मैक्सिमम होगा मीन पोजीशन पर, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर चलिए ये ले लेती हूँ, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर, बी के ऊपर या ए के ऊपर ये ज़ीरो होगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर जोन सी फोर्स एक्ट करेगी, यहाँ पर इनर्शिया एक्ट नहीं कर रहा होगा इस पर, यहाँ पर इस पर रिस्टोरिंग फोर्स, कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगी सिवाय रिस्टोरिंग फोर्स के, जो उसको वापस मीन की तरफ लेके आएगी। लेकिन जब से वो मीन पे आएगा इस पर इनर्शिया एक्ट करेगा, यहाँ पे उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और वो आगे चला जाएगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें लिखा हुआ, सॉरी हो गया ये, इसको मैं रेस कर दूँ पहले। Velocity is released to the kinetic energy. Velocity is related to the kinetic energy. Hence, kinetic energy is maximum at the mean, while potential energy is minimum at the mean, and vice versa. ओके हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ मोशन। जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है, मोशन कर रही होती है, तो उस वक्त उस पर जो एनर्जी एक्ट कर रही होती है वो काइनेटिक एनर्जी है। मैंने आपको बताया कि मीन पोजीशन के ऊपर जो है ओ पोजीशन पे या उसकी मेन पोजीशन पे क्या हो रहा है कि उसकी वेलोसिटी इनर्शिया की वजह से बढ़ जाती है। जब उसकी वेलोसिटी इनर्शिया की वजह से बढ़ जाती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो इस वक्त जो काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी की होती है वो मैक्सिमम होती है। लेकिन जब वो बी पॉइंट पर या ए पॉइंट पर जाता है तो उस वक्त उस पर कोई इनर्शिया एक्ट नहीं कर रहा था। जो फोर्स उस पर खाली एक्ट कर रही होती है वो रिस्टोरिंग फोर्स होती है, जो उसको वापस मेन की तरफ लेके आती है। इस केस में चाहे वो बी पॉइंट हो चाहे ए पॉइंट हो, एक्सट्रीम्स पे क्या होता है कि उसके ऊपर फ्री स्टोरिंग फोर्स के अलावा और कोई दूसरी फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जीरो होती है। एक्सट्रीम स्पेस की काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, मीन के ऊपर इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के अंदर, कि काइनेटिक एनर्जी जहाँ मैक्सिमम होती है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। एक दूसरे से उल्ट होती हैं, एक दूसरे से उल्ट होती है। जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। तो इसका आप ग्राफ ना याद रखिएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। ये फर्स्ट करें कि मैं ब्लैक से काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ शो करूँगी, तो बल्कि मुझे ऐसे करना चाहिए, ब्लैक से मैं लाइंस लगा देती हूँ, ये 2 लाइंस मैंने लगाई, ठीक है। और मैं इसमें काइनेटिक एनर्जी को ब्लू से शो करती हूँ। काइनेटिक एनर्जी ये आपका ऐसे इसका ग्राफ आएगा कि ओ पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम और एक्सट्रीम पोजीशंस पे ये बी और यहाँ पे ए के ऊपर मिनिमम होगी। ब्लू से हम शो करें काइनेटिक एनर्जी, ये याद करने का बड़ा आसान तरीका है, इसको ग्राफ की मदद से इसको याद रखना। और पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम ग्राफ बनाएं तो मैं उसको रेड से बना देती हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी बी पोजीशन पर मैक्सिमम होगी और ओ के ऊपर मिनिमम होगी, ए के ऊपर जाके फिर मैक्सिमम हो जाएगी। ये हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी, इसको लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं। अब इसके अंदर आपको बताया है फोर्स के बारे में, रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में। हुक्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, दिस फोर्स इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला हुक्स लॉ देता है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इसमें जो माइनस के है स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग की थिकनेस, जिसको आपकी बुक के अंदर वर्ड स्टिफनेस लिखा हुआ है, वो असल में क्या है, वो स्प्रिंग की थिकनेस को बोलते हैं। और एक्स हमें पता है डिस्प्लेसमेंट है। इसमें जो माइनस साइन है, माइनस साइन ये शो करता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। डिस्प्लेसमेंट को हमेशा हम मीन पोजीशन की तरफ से काउंट करते हैं कि ये ओ इधर बी पॉइंट पे गया हुआ है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हमने मीन पोजीशन से मेजर करनी है। तो इसलिए हमने इसका साइन नेगेटिव रखा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू द मीन पोजीशन एंड रिस्टोरिंग फोर्स आल्सो इज आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, हमेशा मीन की तरफ लेके जाती हैं। इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आया हुआ है कि जो है वो स्प्रिंग का कॉन्स्टेंट है, उसकी थिकनेस है। हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। अगर हम इस वाली इक्वेशन का कंपैरिजन एफ इज इक्वल टू एम ए वाली इक्वेशन से करें तो हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, बिकॉज यहाँ पर एफ के एक्स के इक्वल है, यहाँ पर एफ एम ए की इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे की इक्वल आ सकती है ना, दोनों फोर्स की ही वैल्यूज़ हैं। तो हम यहाँ किया कि हमने ए जो है इसमें एक्सेलरेशन उसको साइड पे कर दिया, एम यहाँ डिवाइडर में चला गया, के साथ डिनोमिनेटर में चला गया, और एक्स वैसे का वैसे आ गया, माइनस भी हमने वैसे का वैसे रख लिया। अगर हम स्प्रिंग की स्टिफनेस और जो मैस का वेट है, यानी मैस एम जो हमने यहाँ पे ये ब्लॉक यूज़ किया, इसका जो जितना भी मैस है उसको और स्प्रिंग की थिकनेस को हम कांस्टेंट रखें, तो हमारे पास इसके दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। तो हम कह सकते हैं ना कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और माइनस का साइन अगेन क्या शो करे कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो भी मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होगा। इसमें माइनस का साइन आना है कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, मैंने इधर माइनस नहीं लिखा, सॉरी। अब यहाँ पर आपको टाइम पीरियड बताया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड, यानी ये जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है इसका टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे। टाइम पीरियड क्या था कि एक वाइब्रेशन को करने में कितना टाइम लगता है, एक पूरी वाइब्रेशन ए से बी और बी से वापस ए तक जाने में कितना उसको टाइम लगेगा। उसका फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। एम ओवर के इज़ व्हाट, एम इज़ द मैस एंड के इज़ द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। इसको अगर इक्वेशन को देखें तो एम नोमिनेटर में और के डिनोमिनेटर में है। लेट मी शो यू। चलो ये देखिए, इसको इक्वेशन को ऐसे लिखा जाता है, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई
2 पाई अंडर रूट m/k, इसको ऐसे लिखते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई m/k। इसमें जो मैथ्स है और t है ये एक दूसरे के बिल्कुल सेम लेवल पर हैं, यानी कि मैथ्स नोमिनेटर में है तो t और m का रिलेशन डायरेक्ट बना, और k जो है वो जबकि वो डिनोमिनेटर में है तो t और k के दरमियान इन्वर्स रिलेशन बना। इस बात से हमें क्या बात पता चलती है कि जो मैथ्स है वो टाइम पीरियड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। मतलब अगर हमारे पास पहले ये जो मैथ्स है इस वाले के अंदर, अगर ये हमारे पास हमने पहले 5 kg का यूज़ किया है, इसके बाद हम इसको हटाकर यहाँ पे 25 kg का रख रहे हैं, यानी कि हम डबल ट्रिपल रख रहे हैं, उसका मैथ्स हम बढ़ा रहे हैं, तो उसका टाइम पीरियड ज़्यादा लगेगा। जितनी मैथ्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी जितना वो ब्लॉक भारी होगा, वजनी होगा, उतना ही उसको टाइम पीरियड ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पे के बारे में ये है कि अगर स्प्रिंग की थिकनेस बढ़ा दी जाए, स्प्रिंग जितना थिक होगा उसको खींचना या कंप्रेस करना उतना ही मुश्किल होगा, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा। वो थिक है पहले ही, तो उसको कितना हम खींचे कितना उसको बंद करें, वो पहले एक दूसरे के साथ क्लोज है, तो उसके अंदर बहुत थोड़ी सी मूवमेंट होगी। जितनी थोड़ी मूवमेंट होगी वो इतनी जल्दी अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ये थोरेटिकल है, लेकिन मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी बताऊंगी कि किस तरह से होता है, आपको वो करके दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल आप ये समझ लें कि काइनेटिक एनर्जी बोल रही हूँ कि कांस्टेंट जो है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, या इसको आप स्प्रिंग की स्टिफनेस भी बोल सकते हो, ये टाइम पीरियड के इन्वर्स रिलेशन है। जितना स्प्रिंग थिक होगा उसका टाइम पीरियड उतना कम होगा, और जितना मैथ ज़्यादा होगा उतना टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। डायरेक्ट रिलेशन है, इस चीज़ को आपने नहीं भूलना। और ये जो इक्वेशन है ना t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k, ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना। MCQ में पूछते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम है उसकी टाइम पीरियड की इक्वेशन क्या है, MCQs में आ जाती है। और हुक्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हुक्स लॉ आ जाता है। स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन आएगी, ये हुक्स लॉ आएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या, ये के ही तो था स्प्रिंग कांस्टेंट। जब इसकी डेफिनेशन है या हुक्स लॉ की डेफिनेशन है तो आपने इसकी प्रॉपर लिखनी है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स भी लिखना है। फिर आपने बताना है कि के इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट है और माइनस का साइन यहाँ पे क्यों लगाया है, जरूर आपने बतानी है बात इसमें। और ये काइनेटिक एनर्जी वाला जो क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम होती है, कहाँ पे मिनिमम होती है, आपके एक्सरसाइज में आई थिंक रिव्यू क्वेश्चंस में या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में किसी एक में इनमें से ये क्वेश्चन लिखेगा कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की कन्वर्जन आपस में बताएं, वो देख लेना वहाँ से उसकी स्टेटमेंट। पर अभी फ़िलहाल इसमें यही है।